अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के सोर्सेज क्या होते हैं, ये बात हो गई कि कोई ऐसा डिवाइस जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे वो कहलाता है सोर्स ऑफ करंट। और उसने असल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देना होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ डिवाइस और कंडक्टर व्हाटसोएवर द केस में भी। तो अब करंट तो पैदा हो गया, चार्जेस का फ्लो हो गया शुरू। करंट को मेजर कैसे किया जाएगा? करंट को डायरेक्टली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्जेस काउंट नहीं किए जाएंगे, गिनती नहीं किए जा सकते। तो करंट को मेजर किया जाएगा उसके एक्सटर्नल इफेक्ट से, हालात से पता चलेगा। अब यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बाहर से जनाब आवाज आती है दगड़ 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 दगड़, पता चलता है घोड़े दौड़ रहे हैं। आवाज जितनी ज्यादा होगी अंदाजा लगा लिया जाएगा कितने को होंगे। तो अब वो इधर को दौड़ रहे हैं या इधर को दौड़ रहे हैं, कुछ इधर को कुछ इधर को, आवाज से अंदाजा नहीं होगा क्योंकि हमने दौड़ते हुए तो देखा ही नहीं, ना ही देखना है। तो उनके इफेक्ट से गर्द उड़ रही है उससे पता चलाना है, आवाज आ रही है उससे पता चलाना है, तो उससे ही पता चलेगा कि वो कितने हैं, अंदाजा लगा लिया जाएगा। करंट मेजर किया जाएगा कम से कम अपने 3 इफेक्ट से, जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा जी पहला इफेक्ट है जिसको मेजर किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, वो है हीटिंग इफेक्ट। करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है? आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जून का महीना है, गर्मी होती है पहले ही ज़्यादा, घर में मोटर भी ज़्यादा चल रही होती है, वाटर पंप भी, और फ्रिज का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, एसी भी चल रहा होता है। तो मेन लाइन जो आ रही है आपकी, नेक्ड वायर को हाथ ना लगा बैठिएगा खुदा के लिए, ऊपर इंसुलेशन को हाथ लगा के देखिएगा तार गर्म होगी। एसी बंद करके, मोटर बंद करके, फ्रिज बंद करके फिर देखें, फिर वो तार इतनी गर्म नहीं रहेगी। करंट जितना ज्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट करंट का है आई स्क्वायर आर टी। ये एच क्या है जनाब? ये हीट एनर्जी है और ये जाउल्स लॉ है। तो ये जो जनाब जो हीट है, ये जाउल्स हीट भी कहलाती है, जो करंट की वजह से डेवलप होती है कंडक्टर में। तो आई क्या है? कंडक्टर से गुजरने वाला करंट। आर क्या है? कंडक्टर की रेजिस्टेंस। और टी क्या है? वो टाइम जितनी देर के लिए कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है। मतलब जितनी ज्यादा देर के लिए करंट गुजरता रहेगा, हीट ज्यादा डेवलप हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अपोजिशन मिलेगी, रुकावट पेश आएगी, कोलिजन ज्यादा होगी, तो उसके नतीजे में फ्रिक्शन होगी, हीट पैदा होगी। करंट जितना ज्यादा होगा, हीट ज्यादा पैदा होगी। आर और टी की बजाय आई, करंट की वजह से हीट ज्यादा पैदा हो रही है, करंट के साथ उसका स्क्वायर के साथ इन्वर्सल स्क्वायर के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो हीट से पैदा पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि करंट कितना ज्यादा है या कितना कम है। जितनी वायर ज्यादा गर्म होगी, इसका मतलब है करंट ज्यादा है। वैसे कॉमन सेंस में भी आप देख लीजिए, आप जब मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है, तो हाथ लगा के देखिए गर्म हुआ होता है अक्सर। ये करंट का ही हीटिंग इफेक्ट है जो सामने आता है। यूपीएस वाली बैटरी भी देख लीजिए, दिमाग भी सोच सोच कहते मेरा तो दिमाग पक गया, मैं तो तपया पे। तो वो जनाब आपके दिमाग में जो एक्टिविटी होती है उससे भी हीट पैदा होती है। तो ज़्यादा गहराई में सोचना हो तो सर पे बर्फ बांध ले, है ना, ठंडा रहेगा, जरा हीटिंग कूलिंग इफेक्ट होगा उसका। तो करंट का पहला इफेक्ट है जी हीटिंग इफेक्ट। तो करंट जितना ज्यादा होगा उसका हीटिंग इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पे जनाब करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। जब करंट गुजरता है किसी कंडक्टर में से, तो वो अपने उस कंडक्टर की सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अगला चैप्टर ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आ रहा है, हमने उसमें डिस्कशन ही यही सारी करना है, और कोई बात हमारे पास नहीं होनी। तो करंट की वजह से हीट पैदा होगी। तो जनाब करंट की वजह से जो हीट पैदा होगी उससे करंट को एस्टिमेट किया जाएगा। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, उसको एस्टिमेट किया जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट की वजह से जो पैदा हो रहा है वो बताएगा कि करंट कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। और वो करंट किस सिचुएशन में है, अगर तो वो स्ट्रेट कंडक्टर से गुजरने वाला करंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर उसके सराउंडिंग रीजन में। और अगर करंट गुजर रहा है किसी स्प्रिंग से, किसी कॉइल से ऐसे, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, यानी
करंट या मैग्नेटिक फील्ड में से एक है स्ट्रेट और दूसरा है सर्कुलर। करंट स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, और अगर करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, लेकिन हर वक्त हमेशा जब करंट होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा उस कंडक्टर के सराउंडिंग रीजन में। उस मैग्नेटिक फील्ड से एस्टिमेट किया जाएगा। ये जितने भी कमर्शियल मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रीशियन वगैरह हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करके ही करंट मेजर करते हैं। क्लैंप मीटर होता है, वो वायर के इर्द गिर्द उसको ऐसे करके डाल देते हैं तो टच नहीं करता वायर को, तो इस वायर के में से करंट गुजर रहा है, इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है वहीं से एस्टिमेट कर लिया जाता है कि करंट कितना ज्यादा है या कम है। वो फिर डिस्प्ले दे देता है या नीडल की डिफ्लेक्शन से पता चल जाता है कि करंट कितना है। तो दूसरा जो करंट का इफेक्ट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट है। कमर्शियली करंट मेजर करने के लिए हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल नहीं होता, कमर्शियली मैग्नेटिक इफेक्ट इस्तेमाल होता है। उससे पता चलता है करंट कितने एम्पेयर है, कितना है जी करंट। तो जनाब हीटिंग इफेक्ट के बाद तीसरा है जनाब केमिकल इफेक्ट है करंट का, और ये इलेक्ट्रॉन्स है जिसे हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। बैटरी में, सेल में भी इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होता है, लेकिन वहां पे वो है वोल्टेक सेल, जो वोल्टेज पैदा करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी। यहाँ पे हम बैटरी लगा रहे हैं और दो रॉड्स हमने डिप कर दिए हैं। ये दो रॉड कंडक्टर के होंगे। यहाँ पे फिलहाल हमने दोनों रॉड कॉपर के ही रखे हुए हैं, तांबे के ही रखे हुए हैं, और यहाँ पे इस बर्तन में सॉल्यूशन है, ये डॉटेड लाइन तक सॉल्यूशन है। ये जनाब जिस बर्तन में हम ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करा रहे हैं, ये बर्तन कहलाता है जनाब वोल्टामीटर। क्या कहलाता है? वोल्टामीटर। एक होता है वोल्ट मीटर और एक होता है वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर वो है जो वोल्ट मेजर करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्टामीटर ये वो बर्तन है, वेसल है, कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो जनाब इसमें हमने दो रॉड्स डिप कर दिए हैं। ये जहां तक इस लेवल तक डिप किए हैं, फिलहाल दोनों रॉड कॉपर के हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है जो हम करने वाले हैं। तो जनाब इसमें सॉल्यूशन में हमने रखा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, नीले थोथे का सॉल्यूशन है। तो जनाब कॉपर सल्फेट हमने यहाँ पे सॉल्यूशन रखा हुआ है और कॉपर के ही दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। इसमें जनाब सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होगा अपने आयंस में Cu+2 और SO4-2 में, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में ये डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा जी कि जो पॉजिटिव आयन है वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जो नेगेटिव आयन है वो मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ। लो जनाब जो एनोड पे क्या होगा, एट एनोड SO4-2 जाएगा और इस एनोड से Cu+2 एक क्यूप्रिक आयन लिबरेट कराएगा, फ्री कराएगा, खींच लेगा। यहां से कॉपर निकल जाएगा, SO4-2 और Cu+2 मिलके CuSO4 बनाएंगे, और जल्द ही चूंकि सॉल्यूशन में बाकी सारे आयंस हैं, वो CuSO4 फिर से Cu+2 और SO4-2 में डिसोसिएट हो जाएगा वो फिर से। तो हुआ क्या, सॉल्यूशन में SO4-2 तो पहले ही जितना था वही है, एक का एक ही है। कॉपर का एक आयन इस कॉपर के एनोड से निकल के सॉल्यूशन के अंदर ये एक एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन मीनवाइल क्या हो रहा है, इतनी देर में एक क्यूप्रिक आयन कैथोड की तरफ गया और वहां पे जाके उसने क्या किया, उसने यहां से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, दो इलेक्ट्रॉन लिए और खुद ये देखें, ये डॉट लगाया गया है, ये स्टिकी हो गया यहाँ पे। अब ये क्यूप्रिक आयन यहाँ पे स्टिकी हो गया, चिमट गया या चुंबड़ गया है। ये दो इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ स्टिकी हो गया, तो वो एक क्यूप्रिक आयन जो सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा आया था, अब वो यहाँ पे जाके स्टिकी हो गया। सॉल्यूशन में Cu और SO4 जितने थे उतने के उतने रह गए, एक यहाँ से निकला यहाँ पे चला गया कैथोड पे Cu+2+2E-, और ये जैसे ही कैथोड पे जाके स्टिकी हुआ है, ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये न्यूट्रल बन गया है।
ठीक है जनाब। तो इतनी देर में अब ये एक यहां से निकला, एक यहां पे जाके स्टिकी हो गया, ये प्रोसेस जारी रहेगा। यहां से क्यूप्रिक आयन निकलते जाएंगे, कैथोड पे जाके स्टिकी होते जाएंगे, यहां चिमटते जाएंगे, प्रोसेस जारी रहेगा। सोल्यूशन के अंदर इनकी कंसंट्रेशन उतनी की उतनी मौजूद रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। लो जनाब, ये यहां से चलते जा रहे हैं, थोड़ी ही देर में क्या होगा, यहां पे भी एक क्यूप्रिक आयन लग गया, यहां भी लग गया, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। और मजे की बात ये, जहां पे एक दफा एक सीजू चिमट जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, उसके ऊपर दूसरा नहीं आएगा क्योंकि वहां पे चार्ज खत्म हो गया है। तो बिल्कुल यूनिफॉर्म थिकनेस की तय चढ़ जाएगी कॉपर के ऊपर। फिलहाल कॉपर की ही तय चढ़ेगी, यहां से निकलता जाएगा, ये खुरदा जा रहा है और यहाँ पे तय चढ़ती जा रही है। इस अमल को कहते हैं जनाब आली इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मोटरसाइकिल के जो रिम होते हैं देखने में स्टील के नजर आ रहे हैं, निकल की कोटिंग की होती है, असल में ऐसे ही प्रोसेस से थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर से बाद वो उतर जाती है, नीचे से लोहा निकल आता है। अक्सर जितनी भी आपको ये आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है उसके ऊपर भी कोटिंग की होती है गोल्डन मटेरियल की, सोना नहीं होता, देखने में सोना ही लगता है। चलें एक और काम करते हैं, अब हम जरा इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कमर्शियली करते हैं, लोहे का सोना बना के बेचते हैं, चांदी बना के बेचते हैं। आप ऐसा करें, सोल्यूशन के अंदर इस्तेमाल करें फर्ज करें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो यहां पे क्या होगा जनाब आली, अब यहां पे Ag+1 और एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पे Ag और NO3 और यहाँ पे AgNO3। अब करना क्या है, याद रखें, एनोड उस मटेरियल का रखना है जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है Ag, तो मटेरियल यहाँ पे एनोड कौन सा होगा, सिल्वर का, चांदी का, खालस चांदी का रोड यहाँ एनोड के तौर पे इस्तेमाल होगा। कैथोड रखते हैं जनाब लोहा, फेरिक। ये कोटिंग ये है, जो एनोड है ये कोटिंग है, और जो कैथोड है ये क्या है, टू बी कोटेड, इसके ऊपर कोटिंग करना है। तो कोटिंग चीप मटेरियल के ऊपर कोटिंग करके उसे एक्सपेंसिव लुक दे दी जाएगी। तो जनाब क्या करेंगे कि आयरन के ऊपर कोटिंग करते हैं सिल्वर की, आप गोल्ड की भी कर सकते हैं अगले मरहले में, फिलहाल मैं सस्ता हाथ थोड़ा रख रहा हूं। तो जनाब क्या होगा, Ag यहाँ एनोड से Ag लिबरेट होगा, सॉल्यूशन के अंदर भी Ag ही है, और ये Ag की तय, सिल्वर की तय आयरन के ऊपर चढ़ती जाएगी। इससे जनाब आली दो फायदे होंगे। एक तो पहले जो लोहे का था, जो उसके ऊपर उसको डिप किया है, उस लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर सिल्वर की एक यूनिफॉर्म थिकनेस की तय लेयर चढ़ जाएगी, और ये क्या होगा जनाब, ये एक्सपेंसिव लुक देगा। अब वो खालस चांदी है लेकिन वजन तो उसका लोहे वाला है ना, तो वो और यूनिफॉर्म थिकनेस है, बिल्कुल देखने में खालस चांदी नजर आएगी, खुरच के देखेंगे तो पता चलेगा। वो यूनिफॉर्म थिकनेस की लेयर आ जाएगी, तो एक चीप मटेरियल या चीप मेटल को एक्सपेंसिव लुक दे दी गई है, खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है, जैसे कपड़े वपड़े पहन के इंसान लगता है कि बड़ा दानिश्वर है, असल में वही होता है अंदर से पाकिस्तानी। तो जनाब एक तो चीप मटेरियल के ऊपर एक्सपेंसिव लुक दे दी गई, और दूसरा फायदा क्या हुआ कि लोहे को जंग लगेगा, जो कि बहुत मसला है, और उसके ऊपर पेंट किया जाता है, पेंट की बजाय हमने ये इसको एक्सपेंसिव लुक भी दे दी है। अब कोरोजन से बचा जाएगा, जंग से बचा जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अक्सर जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे चीप सस्ती शय लेते हैं, उसके ऊपर लुक बेहतर करने के लिए, एक्सपेंसिव लुक देने के लिए खालस चांदी के बर्तन, सोने का चम्मच इस्तेमाल करने के बजाय लोहे के ऊपर प्लेटिंग कर दें, देखने में सोने का या चांदी का नजर आएगा लेकिन होगा वो चीप मटेरियल का। तो ये खालस तय चढ़ी है उसके ऊपर, लेकिन वो बजाय इसके 1.5 किलो की लोहे की लोहे का रॉड हो, 1.5 किलोग्राम का चांदी के रॉड की बजाय उसके ऊपर ओनली आधा ग्राम, पौना ग्राम या 1 ग्राम चांदी लगेगी, बाकी सारा 1.5 किलोग्राम तो वो आयरन का है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एडवांटेज क्या है, ये चीप मटेरियल को एक्सपेंसिव लुक देने में काम आती है, कोरोजन फ्री हो जाता है मटेरियल, शाइनी सरफेस बन सकती है, लेकिन ये मटेरियल की क्वालिटी इंप्रूव नहीं करता, उसे हार्डनेस नहीं देता, ये सिर्फ उसकी लुक बेहतर करता है या कोरोजन से बचाता है। ये थे जनाब करंट के इफेक्ट
ये केमिकल इफेक्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस और भी कई तरह से होता है। आप यहाँ बैटरी की बजाय लोड लगाएंगे, यहाँ पे आयंस होंगे, करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, वो वोल्टेज सेल होगा। यहाँ पे हमने करंट दिया तो करंट की वजह से यहाँ पे आयोनाइजेशन कैसे हुई। और ये भी याद रखें कि मटेरियल टू बी कोटेड इज यूज्ड एज कैथोड, और मटेरियल दैट इज यूज्ड एज कोटिंग मटेरियल इज यूज्ड एज एनोड। और एनोड में जो मटेरियल है सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन वही होना चाहिए, ये लाजमी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। तो जनाब मिलते हैं अब अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।